नमस्कार। आज हम एक लंबे और रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की गहराइयों में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुरुआती इंसानों ने पत्थर के औजारों से शुरुआत करके गांव बसाए, फिर शानदार शहर खड़े किए और कैसे महान साम्राज्यों और विचारों का जन्म हुआ। ये हजारों सालों की कहानी है, शिकारी संग्राहक से लेकर गुप्त काल के बाद तक। बिल्कुल, ये हजारों साल का फैलाव है और इसमें तकनीक, समाज, सोच सब में गजब के बदलाव आए। हाँ, हम देखेंगे कैसे पर्यावरण ने, जरूरतों ने और फिर नए आविष्कारों ने इंसान को बदला और कैसे उसने अपने आसपास की दुनिया को बदला। अच्छा। तो इस बातचीत का लक्ष्य सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि स्रोत से वो समझ निकालना है कि भारतीय सभ्यता की जड़ें कैसे बनी और क्या चीजें असल में मायने रखती हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पाषाण काल से। पत्थर का युग। जी, पाषाण काल। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ये वो कहानी है कि कैसे इंसान सिर्फ शिकार और कंदमूल पर जीने से आगे बढ़ा, अन्न उगाने लगा। हाँ, तो पुरा पाषाण काल ये तो लाखों साल तक चला। लाखों साल। जी हाँ, इंसान पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, औजार भी कह सकते हैं बड़े बेडौल पत्थर के थे, जैसे चॉपर, चॉपिंग टूल्स, शायद काटने छीलने के काम आते होंगे। सोहन घाटी, बेदन घाटी जैसी जगहों पर इसके निशान मिलते हैं। अच्छा। हाँ, फिर तकनीक थोड़ी सुधरी मध्यपुरा पाषाण काल में। तब पत्थर से पतले और धारदार टुकड़े, मतलब शल्क या फ्लेक्स निकालने की कला आई। नर्मदा घाटी में ऐसे औजार मिले हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल आते आते तो होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव आ गए। अच्छा। हाँ, औजार और बेहतर हो गए, पतले ब्लेड, नुकीले पत्थर, कुछ चाकू जैसे। और भीमबेटका की गुफाएं, वो भी इसी दौर की हैं? बिल्कुल, भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्र इसी दौर की सबसे शानदार झलक देते हैं। उस जमाने का शिकार, नाच गाना, जीवन सब दिखता है उनमें। और हाँ, तब दुनिया ठंडी थी, हिमयुग था। फिर कहते हैं मौसम बदला और आया मध्य पाषाण काल। यहाँ क्या बड़ा फर्क आया? हाँ, जलवायु गर्म और नम हुई तो जंगल बढ़े, जानवर बढ़े। अच्छा। और इसी माहौल में इंसान ने एक क्रांतिकारी चीज बनाई, माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर? हाँ, बहुत छोटे ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार, त्रिकोण, चौकोर जैसे। शायद इनको हड्डी या लकड़ी में फिट करके तीर की नोक या हंसिया जैसा कुछ बनाते होंगे। ओह अच्छा, तो ये ज्यादा कारगर रहे होंगे। बिल्कुल, शिकार और शायद फसल काटने में भी। और इसी दौर में हमें पहली बार पशुपालन के कुछ संकेत मिलते हैं। पशुपालन भी शुरू हो गया? हाँ, शुरुआती संकेत, जैसे मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर में जानवरों की हड्डियों के साथ माइक्रोलिथ्स मिले हैं। ये इशारा करते हैं। और इसके बाद तो नवपाषाण काल को क्रांति ही कह दिया गया। ऐसा क्यों? क्रांति इसलिए क्योंकि इंसान ने पहली बार खेती करना सीखा, मतलब बीज बोकर फसल उगाना। ओह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये जीवन जीने का तरीका बदलने वाला था। अब भोजन के लिए भटकने की जगह एक जगह टिककर रहना संभव हुआ। यानी गांव बसे? बिल्कुल, स्थायी बस्तियां, गांव बसे। पशुपालन भी ज्यादा व्यवस्थित हो गया। जरूरतें बढ़ी तो मिट्टी के बर्तन बने, पहले शायद हाथ से, फिर चाक पर। और औजार भी बदले। अब वो घिसे हुए पॉलिशदार बनने लगे। पत्थर की कुल्हाड़ियां ज्यादा चिकनी, ज्यादा तेज। इसके उदाहरण कहाँ मिलते हैं? पाकिस्तान में मेहरगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। वहां खेती, पशुपालन के बहुत पुराने सबूत हैं। भारत में देखें तो कश्मीर में बुर्जोहोम और गुफकराल, वहां गड्ढों वाले घर मिले हैं, पिट ड्वेलिंग्स। अच्छा, गड्ढों वाले घर। हाँ, और कब्रों में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का रिवाज भी दिखता है। बिहार के चिरांद में हड्डी के औजार खास हैं और यूपी में कोल्डी हवा, महागढ़ा, यहाँ से चावल की खेती के प्राचीनतम सबूतों में से कुछ मिलते हैं। तो पाषाण काल की ये यात्रा हमें पत्थर के साधारण औजारों से खेती और गांव तक ले आई। इसने आगे की सभ्यताओं की नींव रखी। सही कहा। इसके बाद इंसान ने धातु का इस्तेमाल सीखा, है ना? तांबा। बिल्कुल, ताम्र पाषाण युग यानी पत्थर और तांबे का मिला जुला दौर। कॉपर एज। हाँ, तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल इंसान ने सीखा। और यह सिर्फ एक नई चीज मिलना नहीं था, इसे निकालना, गलाना, औजार बनाने के लिए खास ज्ञान, खास कौशल चाहिए था। इससे समाज में शायद विशेषज्ञता बढ़ी होगी।
कुछ लोग धातु के काम में माहिर हो गए होंगे। लोग रहते कहाँ थे, शहरों में या गांव में? ज्यादातर गांव में ही। खेती और पशुपालन ही मुख्य पेशा था। एक खास बात इस दौर की है कलश शवाधान। वो क्या है? मृतकों को बड़े मिट्टी के मर्तबानों में दफनाना। अच्छा। और दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। घोड़े के इस्तेमाल का कोई पक्का सबूत नहीं मिलता इस दौर में, और घर बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं होता था। घर कच्चे ही होते थे, मिट्टी घास फूस के। और इनके मिट्टी के बर्तन भी अपनी पहचान रखते हैं। हाँ बिल्कुल, वो इनकी पहचान है। मुख्य रूप से दो तरह के मिलते हैं, काले और लाल रंग के बर्तन, मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW। ये अंदर से और गले के पास काले होते थे, बाकी बाहर से लाल। अच्छा। और दूसरे गेरुए रंग के बर्तन, ऑकर कलर्ड पॉटरी, OCP। ये खासकर गंगा यमुना के दोआब में पाए गए। ये संस्कृति कहाँ कहाँ फैली थी? ये पूरे भारत में फैली थी। जैसे महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, वहाँ दायमाबाद से कांसे की कुछ भारी मूर्तियां मिली हैं। रथ चलाता आदमी, गैंडा, हाथी, भैंसा। कांसे की? तो मतलब तांबे से आगे बढ़ गए थे? हाँ, कांसे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। हालांकि ये ताम्रपाषाण युग ही कहलाता है। ये मूर्तियां दिखाती हैं कि धातु का काम कितना आगे बढ़ चुका था। फिर राजस्थान में बनास घाटी की आहार संस्कृति, उसे तांबवती यानी तांबे वाली जगह भी कहते थे। मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति, वो अपने शानदार बर्तनों के लिए जानी जाती थी। यानी तांबे का ज्ञान सिर्फ एक जगह सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में फैल गया, और इसने आगे चलकर शायद कांसे जैसी मजबूत धातु बनाने का रास्ता दिखाया होगा। निश्चित रूप से, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में दिखती है। बिल्कुल। और अब हम आते हैं भारत की पहली ज्ञात शहरी सभ्यता पर, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जी, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसी ये सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए कमाल की मानी जाती है। जॉन मार्शल ने नाम दिया था, है ना? हाँ, जॉन मार्शल ने। और इसका फैलाव भी बहुत बड़ा था। उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गंडोर से पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक। सोचिए कितना बड़ा इलाका। वाकई, शहरी योजना, क्या खास था इसमें? आजकल के शहरों के लिए भी कोई सबक है इसमें? सबक तो बहुत हैं। सबसे बड़ी बात, शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम सीधी। कमाल है। और जल निकासी व्यवस्था, वो तो अद्भुत थी। लगभग हर घर से ढकी हुई नालियां निकलकर मुख्य नाले से मिलती थी। ढकी हुई नालियां उस जमाने में? हाँ, साफ सफाई का ऐसा ध्यान रखना असाधारण था। अर्थव्यवस्था का आधार खेती थी, और माना जाता है कि ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। कपास? हाँ, अच्छा। शायद इसीलिए यूनानी इसे सिंडोन कहते थे। कांसे का इस्तेमाल खूब होता था, औजार, बर्तन, पर लोहा नहीं जानते थे ये लोग। लोहा नहीं था? नहीं, लोहे का ज्ञान नहीं था। शिल्प में भी माहिर थे, कपड़ा बनाते थे, ईंटें, नाव, खूबसूरत मनके, गहने। इनका व्यापार दूर दूर तक फैला था, मेसोपोटामिया तक। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक? जी, वहां हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, और मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा का जिक्र है, जो शायद सिंधु क्षेत्र के लिए ही था। ये मोहरें किस काम आती थीं? ये मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थीं। उन पर जानवरों की आकृतियां और एक लिपि है जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका? नहीं, शायद ये व्यापार में पहचान या मालिकाना हक जताने के काम आती थी, माल पर ठप्पा लगाने के लिए। और समाज कैसा था? क्या कोई राजा या मंदिर थे, जैसे मिस्र में पिरामिड और बड़े मंदिर मिलते हैं? ये दिलचस्प सवाल है। हमें हड़प्पा शहरों में मेसोपोटामिया या मिस्र जैसे भव्य मंदिर या महल नहीं मिलते। अच्छा, तो फिर शासन कौन चलाता था? अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी एक सर्वशक्तिमान राजा का शासन नहीं था। हो सकता है व्यापारियों या नगर प्रमुखों की कोई समिति शासन चलाती होगी। और धर्म? मंदिर भले ना मिले हों, पर धार्मिक मान्यताएं तो थीं। मातृ देवी की पूजा के संकेत मिलते हैं, मूर्तियां मिली हैं, एक पशुपति जैसी मोहर मिली है जिस पर योगी की मुद्रा में एक आकृति है जिसके आसपास जानवर बने हैं। पशुपति मोहर, हाँ सुना है। लिंगम पूजा के भी संकेत हैं, और पेड़ पौधों पशुओं की पूजा भी शायद प्रचलित थी। सिंधी सभ्यता के बाद तस्वीर बदलती है और वैदिक काल आता है। जी, वैदिक काल। इसे भी दो हिस्सों में समझा जाता है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। क्या बुनियादी फर्क था इन दोनों में? ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, उसका समाज काफी हद तक कबीलाई था, पशुपालक था। लोग अर्धघुमंतु जीवन जीते थे, मतलब एक जगह टिककर नहीं रहते थे ज्यादातर। अच्छा। समाज की इकाई
कुल यानी परिवार से शुरू होकर ग्राम, विश्व और फिर जन तक जाती थी। राजनीतिक संस्थाएं थीं, सभा और समिति, और खास बात ये कि इनमें महिलाएं भी भाग ले सकती थी। अच्छा, मतलब महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। हाँ, ऋग्वैदिक काल में बेहतर थी। गाय का बहुत महत्व था, उसे अघन्या कहा गया है, यानी न मारने योग्य। और देवता? देवता प्रकृति की शक्तियां थीं। इंद्र सबसे प्रमुख थे, जिन्हें पुरंदर यानी किले तोड़ने वाला भी कहा गया है। फिर अग्नि, वरुण, सोम। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत दिखती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर यह कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं, और उतनी कठोर नहीं थी जितनी बाद में हुई। तो फिर उत्तर वैदिक काल में क्या बड़े बदलाव हुए? ये कब से कब तक था? उत्तर वैदिक काल मोटे तौर पर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आया लोहे के इस्तेमाल से। लोहा आ गया। हाँ, लोहे के औजारों से गंगा घाटी के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इससे खेती का जबरदस्त विस्तार हुआ। अब चावल और गेहूं मुख्य फसलें बन गई। तो समाज कृषि प्रधान हो गया। बिल्कुल, पशुपालक से कृषि प्रधान समाज, लोग स्थायी रूप से बसने लगे। छोटे जन मिलकर बड़े जनपद बन गए, राज्य बड़े हो गए, राजा की शक्ति बढ़ी। अब सभा समिति का महत्व कम हो गया। और समाज पर क्या असर पड़ा इसका? समाज पर गहरा असर पड़ा। वर्ण व्यवस्था अब जन पर आधारित हो गई और ज्यादा कठोर हो गई। गोत्र व्यवस्था शुरू हुई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, उन्हें सभाओं से बाहर कर दिया गया। शिक्षा के अवसर भी कम हो गए। 4 आश्रमों की व्यवस्था स्थापित हुई: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। धर्म में भी बदलाव आए होंगे। हाँ, धर्म में भी बदलाव आया। यज्ञ बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। इससे पुरोहितों मतलब ब्राह्मणों का महत्व बहुत बढ़ गया। इंद्र और अग्नि जैसे ऋग्वैदिक देवताओं की जगह प्रजापति, जिन्हें सृष्टिकर्ता माना गया, विष्णु, पालक और रुद्र, शिव का एक रूप, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। इसी दौर में तो महान ग्रंथ भी रचे गए, वेद, उपनिषद वगैरह। बिल्कुल, वेद तो आधार थे ही। ऋग्वेद सबसे पुराना, सामवेद संगीत से जुड़ा है, इसमें गाई जाने वाली स्तुतियां हैं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं, और अथर्ववेद में जादू टोना, औषधि वगैरह का जिक्र है। 4 वेद। हाँ, इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जो वेदों की गद्य में व्याख्या करते हैं। आरण्यक हैं जो जंगल में ऋषियों द्वारा लिखे गए दार्शनिक चिंतन हैं। और फिर उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद, इनमें तो बहुत गहरा दर्शन है। जी हाँ, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों पर चिंतन है उपनिषदों में। षड दर्शन यानी 6 भारतीय दर्शनों की नींव भी इसी काल में पड़ी: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत। ये सब दिखाता है कि समाज में कर्मकांड तो बढ़ ही रहे थे, साथ में गहरा दार्शनिक चिंतन भी चल रहा था। और इसी दौर की पृष्ठभूमि में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमें 2 नए धर्मों का उदय दिखता है: जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जी, ये शायद वैदिक कर्मकांडों और बढ़ती सामाजिक जटिलताओं की प्रतिक्रिया थे। 24 तीर्थंकर। हाँ, पहले ऋषभदेव थे जिनका जिक्र वेदों में भी मिलता है। 23वें पार्श्वनाथ थे, लेकिन सबसे प्रमुख हुए 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जी। उनका जन्म वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य? हाँ, उन्होंने 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति जमा न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। इसमें ब्रह्मचर्य उन्होंने जोड़ा था, बाकी 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे। अच्छा। मोक्ष के लिए उन्होंने त्रिरत्न का मार्ग बताया: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। त्रिरत्न? जी। जैन धर्म आत्मा और कर्म के सिद्धांत को मानता है, पर ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता। ये खास बात है। बाद में ये श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर और दिगंबर? हाँ, श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते थे, स्थूलभद्र के अनुयायी, और दिगंबर जो वस्त्र त्याग देते थे, भद्रबाहु के अनुयायी। कहते हैं मगध में अकाल पड़ा था, तब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गए थे। जब लौटे तो मतभेद हो गए। अच्छा, ये कहानी है। और बौद्ध धर्म? गौतम बुद्ध की कहानी भी तो बहुत प्रेरक है। हाँ, सिद्धार्थ गौतम जो बाद में बुद्ध कहलाए, उनका जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल में हुआ था। एक राजकुमार थे। जीवन के दुखों को देखकर, जैसे बूढ़ा आदमी, बीमार व्यक्ति, शव यात्रा और फिर एक सन्यासी, इन दृश्यों ने उन्हें झकझोर दिया। हाँ, 4 दृश्य। जी।
और वो 29 साल की उम्र में सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण। 35 साल की उम्र में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे निर्वाण कहते हैं। वो पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। निर्वाण। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण यानी देहांत हुआ। बौद्ध धर्म का मूल संदेश क्या है? बौद्ध धर्म का सार 4 आर्य सत्यों में है। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा यानी इच्छा है। तीसरा, दुख का निवारण संभव है। और चौथा, निवारण का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग? इसमें क्या है? इसमें 8 बातें हैं। सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति यानी जागरूकता, और सही समाधि यानी ध्यान। बौद्ध धर्म भी कर्म और पुनर्जन्म को मानता है, पर आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। इसे अनात्मवाद कहते हैं। बुद्ध ने भी वेदों की प्रामाणिकता और यज्ञों को नकारा। बाद में ये भी हीनयान और महायान में बट गया। हीनयान और महायान में क्या फर्क है? मोटा मोटा फर्क ये है कि हीनयान वाले बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देते थे। बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं, और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। जबकि महायान वाले बुद्ध को ईश्वर मानते थे। उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई और बोधिसत्व की अवधारणा आई। बोधिसत्व? हाँ, बोधिसत्व वो होते हैं जो खुद निर्वाण पा सकते हैं, पर दूसरों की मदद के लिए संसार में रुकते हैं। अच्छा, तो ये दोनों धर्म एक तरह से उस दौर के सामाजिक और धार्मिक माहौल को चुनौती दे रहे थे। बिल्कुल। इसी समय के आसपास भारत में बड़े बड़े राज्य भी उभर रहे थे, जिन्हें महाजनपद कहा गया। बिल्कुल सही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक गंगा घाटी और उसके आसपास के इलाकों में 16 बड़े राज्य या कह लीजिए महाजनपद स्थापित हो चुके थे। 16 महाजनपद? जी। इनकी जानकारी हमें बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है। इनमें से ज्यादातर में राजतंत्र था, राजा का शासन था, जैसे मगध, कोशल, वत्स, अवंती। लेकिन कुछ गणराज्य भी थे। हाँ, कुछ गणराज्य भी थे, जैसे वज्जी संघ जो 8 कुलों का संघ था, और मल्ल। यहाँ शासन किसी एक राजा के हाथ में ना होकर गण या संघ द्वारा चलाया जाता था। ये एक दिलचस्प विविधता थी उस समय की राजनीति में। और इन 16 में से मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा। क्या वजह थी इसकी? क्यों मगध ही? मगध के उदय के पीछे कई कारण थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कैसे? देखिए, पहली राजधानी राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी, सुरक्षित थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। इससे जल यातायात और व्यापार में बहुत मदद मिली, साथ ही सुरक्षा भी। हाँ, नदियों का फायदा। बिल्कुल। दूसरा, दक्षिण बिहार में लोहे के बहुत भंडार थे। लोहा? फिर से लोहे की बात आ गई। हाँ, लोहे से बेहतर हथियार बने, बेहतर कृषि उपकरण बने। इससे सेना भी मजबूत हुई और खेती से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा, मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। और शायद राजा भी अच्छे मिले। बिल्कुल। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे महत्वाकांक्षी और योग्य शासकों ने मगध को विस्तार दिया। हर्यंक वंश, फिर शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश के राजाओं ने धीरे धीरे आसपास के राज्यों को जीता। जैसे बिंबिसार ने अंग को जीता, अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ पर कब्जा किया। नंद वंश का महापद्मनंद तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उसने एक राट की उपाधि ली थी। एक राट? हाँ, मतलब एकमात्र शासक। उसने बहुत से क्षत्रिय राजाओं को हराया था। इसी दौर में अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। आहत सिक्के, जिन्हें पंचमार्क कॉइन कहते हैं, वो चलन में आ गए थे। व्यापार बढ़ा, टैक्स व्यवस्था सुधरी। और इसी नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले वास्तविक साम्राज्य की नींव रखी। जी हाँ, चाणक्य की मदद से। मौर्य साम्राज्य। हाँ, मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व तक। यह भारतीय इतिहास का एक मील का पत्थर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ नंदों को हराया, बल्कि पश्चिमोत्तर में सिकंदर के सेनापति सेलुकस को भी हराया और यूनानियों के प्रभाव को रोका। अच्छा। उनके दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज आए थे, जिन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी। हालांकि वो अब पूरी नहीं मिलती, पर उसके अंशों से काफी जानकारी मिलती है। इंडिका? हाँ। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार? हाँ। और फिर बिंदुसार के बेटे सम्राट अशोक हुए। अशोक महान। जी। अशोक सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक हुए।
खासकर अपने कलिंग युद्ध के बाद हुए हृदय परिवर्तन और फिर धम्म के प्रचार के लिए जाना जाते हैं। धम्म क्या था? कोई नया धर्म? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था। ये पाली भाषा का शब्द है, संस्कृत के धर्म जैसा। ये असल में नैतिक आचरण के सिद्धांत थे। बड़ों का आदर करना, दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, इस तरह की बातें। और मौर्य प्रशासन कैसा था? इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभालते थे? मौर्य प्रशासन बहुत व्यवस्थित और केंद्रीकृत था। चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी इसकी जानकारी मिलती है। केंद्र में राजा और उसकी मंत्री परिषद होती थी। साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिन्हें शायद चक्र कहते थे। फिर प्रांत जिलों में बटे थे, जिन्हें विषय या आहार कहते थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी। हर स्तर पर अधिकारी नियुक्त थे। जैसे केंद्र में कई मंत्री और अध्यक्ष होते थे जो अलग अलग विभाग देखते थे। प्रांतों में राजकुमार या राज्यपाल होते थे। जिलों में राजुक और युक्त जैसे अधिकारी थे। पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन तो बहुत मशहूर था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि इसे 6 समितियां देखती थीं। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां? हाँ। सेना बहुत विशाल थी। पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, यहाँ तक कि नौसेना भी थी। और गुप्तचर व्यवस्था भी बहुत मजबूत थी, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। राजस्व इकट्ठा करने के लिए समाहर्ता और राजकीय कोष के लिए सन्निधाता जैसे प्रमुख अधिकारी थे। अशोक के शिलालेखों का जिक्र भी आता है। वो क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? उनसे क्या पता चलता है? अशोक के अभिलेख बहुत खास हैं। सोचिए, उस जमाने में एक राजा पत्थर पर अपने संदेश खुदवाकर पूरे साम्राज्य में लगवा रहा था। ये एक तरह से राजा का अपनी प्रजा से सीधा संवाद था। हाँ, ये तो है। ये अभिलेख स्तंभों पर, बड़ी बड़ी चट्टानों पर, गुफाओं की दीवारों पर मिलते हैं। इनकी भाषा आम लोगों की भाषा प्राकृत थी, ताकि ज्यादा लोग समझ सकें। लिपि मुख्यतः ब्राह्मी थी। ब्राह्मी लिपि। इसे पढ़ा जा सका है? हाँ, इसे 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने सफलतापूर्वक पढ़ा। ये भारतीय इतिहास को समझने में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। कुछ अभिलेख पश्चिमोत्तर में खरोष्टी लिपि में और अफगानिस्तान में यूनानी और अरामी लिपि में भी मिलते हैं। अच्छा, इन अभिलेखों में क्या लिखा है? इनमें अशोक के धम्म के बारे में बताया गया है। उसके प्रशासनिक सुधारों का जिक्र है। कलिंग युद्ध के बाद उसके विचारों में आए बदलाव का पता चलता है। सामाजिक कल्याण के कामों का जिक्र है, जैसे उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, अस्पताल बनवाए। ये सब जानकारी हमें इन्हीं अभिलेखों से मिलती है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? क्या फिर से भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया? हाँ, मौर्यों के बाद लगभग 500 सालों तक, मतलब करीब 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं रही। एक तरह से राजनीतिक विखंडन का दौर था ये। कौन कौन से राजवंश आए इस दौर में? उत्तर भारत में मौर्यों के बाद शुंग वंश आया, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या की थी। फिर कण्व वंश आया। दक्कन में सातवाहन बहुत शक्तिशाली हुए। सातवाहन? हाँ, सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इनका एक बड़ा राजा था। सातवाहनों ने लंबे समय तक शासन किया। एक खास बात यह थी कि राजाओं के नाम उनकी मां के नाम पर होते थे, जैसे गौतमीपुत्र, वाशिष्ठपुत्र। लेकिन उत्तराधिकार पितृवंशीय ही था। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने की प्रथा शुरू की और शीशे के सिक्के भी चलाए। शीशे के सिक्के? जी। इसी दौर में मध्य एशिया से कई विदेशी समूह भी भारत आए और उन्होंने यहाँ अपने राज्य स्थापित किए। विदेशी समूह कौन? जैसे हिंदी अवन यानी इंडो ग्रीक, जो बैक्ट्रिया से आए थे। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर राजा का नाम और चित्र होता था। मीनांडर या मिलिंद इनका एक प्रसिद्ध राजा था। बिल्कुल वही। फिर शक आए, जो मध्य एशिया से आए थे। पश्चिमी भारत में इनका शासन रहा। रुद्रदामन प्रथम इनका एक महत्वपूर्ण शासक था। फिर पहलव यानी पार्थियन आए और फिर कुषाण। कुषाण, हाँ, कनिष्क का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास उसकी राजधानी पुरुषपुर यानी आज का पेशावर थी और मथुरा भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कनिष्क ने क्या खास किया? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति करवाई थी कश्मीर के कुंडलवन में। इसी संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से बट गया। कनिष्क ने चीन से रोम जाने वाले प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखा था।
इससे व्यापार को बहुत फायदा हुआ। सिल्क रूट पर नियंत्रण। हाँ, कुषाणों ने ही सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। उनके समय में कला की दो शैलियां खूब फली फूली, गांधार शैली जिस पर यूनानी रोमन प्रभाव था, और मथुरा शैली जो पूरी तरह भारतीय थी। तो ये मौर्योत्तर काल राजनीतिक बिखराव का जरूर था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से काफी हलचल वाला दौर था। बिल्कुल, नए विचार आए, कला का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, एक तरह से संगम का दौर था ये। इसी समय सुदूर दक्षिण में क्या चल रहा था? संगम युग का जिक्र आता है। हाँ, लगभग इसी दौर में, मोटे तौर पर कहें तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल प्रदेश में, यानी आज के तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में 3 राज्य प्रमुख थे, चोल, चेर और पांड्या। चोल, चेर, पांड्या। जी, इस काल की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है, जो तमिल भाषा का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। संगम साहित्य। हाँ, कहते हैं कि मदुरई में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कवियों की सभाएं होती थी, जिन्हें संगम कहा जाता था। वहीं ये साहित्य रचा गया। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें उस समय के राजाओं, युद्धों, समाज, प्रेम, व्यापार सबका वर्णन है। पांड्य राज्य मोतियों के लिए मशहूर था। उनकी राजधानी मदुरई थी। चोल राज्य कावेरी नदी के डेल्टा में था। इनकी राजधानी उरैयूर या पोहार थी, और ये सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाने जाते थे। चेर राज्य केरल के तट पर था। इनकी राजधानी वंजी थी, और ये मसालों और रोम के साथ व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। रोम के साथ व्यापार? हाँ, दक्षिण भारत का रोम के साथ बहुत व्यापार होता था। संगम साहित्य में 2 तरह की कविताएं मुख्य हैं। अहम, जो प्रेम और निजी जीवन के बारे में है, और पुरम, जो युद्ध, वीरता और सार्वजनिक जीवन के बारे में है। इस साहित्य से उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बहुत अच्छी, बहुत जीवंत झलक मिलती है। और फिर आता है गुप्त काल, जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या वाकई ऐसा था? स्वर्ण युग कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि हर दौर की अपनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन हाँ, गुप्त काल, जो लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक रहा, वो कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था। इसमें कोई शक नहीं। कौन थे प्रमुख गुप्त शासक? वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, पर वास्तविक शक्ति चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू हुई। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि ली और लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी से विवाह किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त हुए, जो एक महान विजेता थे। उनकी विजयों का वर्णन इलाहाबाद के स्तंभ लेख में मिलता है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। उन्हें कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त। उनके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए। ये शायद सबसे प्रसिद्ध गुप्त शासक हैं। उन्होंने शकों को हराया, इसलिए शकारी कहलाए। उनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे, मतलब 9 विद्वान। नवरत्न। हाँ, चीनी यात्री फाहियान भी इन्हीं के समय भारत आया था। फिर कुमारगुप्त प्रथम हुए, जिन्होंने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा। जी। गुप्त काल में ही हमें मंदिर वास्तुकला की शुरुआती और बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिसमें पहली बार शिखर का प्रयोग हुआ। भीतरनाव का ईंटों का मंदिर। अच्छा, मंदिर बनने शुरू हुए। हाँ, स्थायी संरचना वाले मंदिर। संस्कृत साहित्य का तो ये स्वर्णकाल माना ही जाता है। कालिदास, विशाखादत्त, शूद्रक जैसे महान लेखक हुए। विज्ञान और गणित में भी जबरदस्त प्रगति हुई। आर्यभट्ट, वराहमिहिर इसी काल के थे। शून्य का सिद्धांत, दशमलव प्रणाली, ये सब इसी दौर की देन मानी जाती है। प्रशासन भी व्यवस्थित था। तो कुल मिलाके समृद्ध और विकसित दौर था। हाँ, काफी हद तक। गुप्त साम्राज्य के बाद फिर से विघटन का दौर आया। हाँ, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक एकता भंग हो गई। 6वीं शताब्दी के बाद कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, जैसे थानेश्वर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी, मगध के उत्तर गुप्त, मालवा के यशोधर्मन, गुजरात में वल्लभी के मैत्रक और बंगाल के गौड़। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हुए? इनमें सबसे प्रमुख हुए हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश के थे। वो 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा बने। उन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। कन्नौज क्यों? कन्नौज उस समय गंगा घाटी के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान बन गया था। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमाया। उनके बारे में जानकारी उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षरित्ज और चीनी यात्री वेनसांग के विवरण से मिलती है। वेनसांग भी आया था? हाँ, वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था
और उसने काफी समय यहाँ बिताया, नालंदा में पढ़ाई भी की। हर्षवर्धन खुद भी विद्वान थे, उन्होंने नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। अच्छा, राजा और लेखक भी। जी, लेकिन हर्षवर्धन के बाद उत्तर भारत में फिर से कोई मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं रही और कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 बड़ी शक्तियों, पूर्व में बंगाल के पाल, पश्चिम में गुजरात राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार और दक्कन के राष्ट्रकूटों के बीच लंबा संघर्ष चला। त्रिपक्षीय संघर्ष। हाँ, इसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इस पूरे दौर ने पाटलिपुत्र के गौरव को कम कर दिया और उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र कन्नौज बन गया। यहीं से एक तरह से मध्यकालीन भारत की भूमिका तैयार होती है। तो ये थी प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत लंबे और उतार चढ़ाव भरे दौर की कहानी। पत्थर के औजारों से शुरू होकर साम्राज्यों और दर्शनों तक का सफर। वाकई ये समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये बुनियादें रखी गई। पर हमने देखा कि कैसे भूगोल मतलब जमीन और नदियाँ, कैसे नई तकनीक जैसे लोहा या खेती, कैसे व्यापार के रास्ते और कैसे लीडरशिप मतलब राजा या शासक, इन सब ने मिलकर घटनाओं की दिशा तय की। हाँ, ये तो बार बार दिखा। तो सवाल ये है कि क्या आज भी यही कारक, यही फैक्टर्स हमारे समाज और दुनिया की दिशा तय करने में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं? और क्या अतीत की ये समझ हमें आज की चुनौतियों को, आज के बदलावों को बेहतर ढंग से देखने में मदद कर सकती है? ये सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद। आप इस पर और विचार कर सकते हैं।